नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे मुंबई ने दाऊद के करीबी को पकड़ा, नमाज विवाद में क्यों हुई उद्धव की एंट्री, एकनाथ शिंदे और उद्धव कहां आए आमने सामने। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दाऊद नेटवर्क से जुड़ा 256 करोड़ का ड्रग रैकेट बेनकाब। दुबई से सलीम डोला का साथी सलीम शेख गिरफ्तार, खुले कई बड़े राज। पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एंट्री, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, मचा भयंकर बवाल। बीएमसी चुनाव को लेकर आमने सामने उद्धव और शिंदे, विदर्भ दौरे को लेकर सियासी घमासान। विपक्षी गठबंधन एनडीए से उद्धव ने तोड़ा नाता, 4 महीनों में उद्धव और राज ठाकरे की 2 मुलाकातों ने राजनीति में मचाई हलचल। महागठबंधन के ऐलान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, बोले 2% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है और 19% वाले मुसलमानों को किया गया नजरअंदाज। खबरों में सबसे पहले बात मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दुबई से डिपोर्ट कर दाऊद नेटवर्क से जुड़े सलीम डोला के करीबी साथी मोहम्मद सलीम सुहेल शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे वक्त से दुबई में बैठकर भारत में चल रहे ड्रग्स नेटवर्क को चला रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसका कनेक्शन सांगली जिले में चल रही मेफेड्रॉन फैक्ट्री से था। 16 फरवरी 2024 को मुंबई क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली थी कि कुर्ला इलाके में एक महिला ड्रग्स की सप्लाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन, जिसकी कीमत 12 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई, यानी और 12 लाख नगद के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने ये कबूल किया कि ये ड्रग दुबई में बैठे सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने मीरा रोड से साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डब्स को पकड़ा और उसके घर से 3 किलो एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए और 3 करोड़ 68 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। आगे की जांच में यह भी पता चला कि यह नेटवर्क सांगली की ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा था। 25 मार्च 2024 को ही पुलिस ने सांगली में छापा मारकर 122.5 किलो मेफेड्रोन की कीमत, जिसकी 245 करोड़ रुपए जो थे वो बरामद किए गए। फैक्ट्री से मशीनें, कच्चा माल और 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। अब तक इस केस में कुल 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने 256 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है, जिसमें 126 किलो ड्रग्स, जिसकी कीमत 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश और कई गाड़ियां भी शामिल हैं। सलीम शेख के अलावा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही उसे दुबई में पकड़ा गया और कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे भारत लाया गया। 22 अक्टूबर को उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। अब धीरे धीरे इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इनके कनेक्शन कहां हैं और कौन कौन इस नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे के शनिवार वाड़ा नमाज विवाद में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी कूद पड़ा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने नाना साहेब पेशवा की समाधि पर शिवलिंग पर दूध अभिषेक किया। उद्धव गुट सैनिकों ने नाना साहेब पेशवा की समाधि की साफ सफाई करने के बाद दूधाभिषेक किया और इस दौरान ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि पेशवाओं की समाधि की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। शिव सैनिकों ने कहा कि बीजेपी नेता सिर्फ चुनावों के दौरान दंगे भड़काने और हिंदू मुस्लिम माहौल को दूषित करने के लिए नमाज पढ़ने जैसी घटनाओं पर विरोध करके राजनीति करते हैं। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत हो रही है, उन्हें नाना साहब पेशवा की उपेक्षित समाधि की दुर्दशा क्यों नहीं दिखती। शिवसेना ने नाना साहब पेशवा की समाधि स्थल की दुर्व्यवस्था के लिए बीजेपी शासित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि नाना साहब पेशवा यानी बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे, जिन्होंने 1740 से 1761 ईस्वी तक शासन किया। इनकी पहचान मराठा शक्ति के विस्तार के स्वर्ण युग के निर्माताओं के तौर पर है। ये पहले बाजीराव पेशवा के बेटे थे।
नाना साहब का पुणे के शनिवारवाड़ा से गहरा संबंध है, क्योंकि यह किला इनके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक मुख्य का केंद्र रहा करता था। पुणे की शनिवारवाड़ा को उनके पिता ने शुरू किया था। नाना साहब ने इसे विस्तार देकर मराठा गौरव का प्रतीक बनाया। बीते दिनों यहां नमाज को लेकर नया विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अब शिव सैनिक उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने भी दूध अभिषेक करके इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की है। खबरों में आप बात करते हैं उद्धव और एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है। शिंदे प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अगले हफ्ते से विदर्भ के दौरे पर हैं। वहीं शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मराठवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। दोनों नेताओं के दौरे आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक शिंदे अपने दौरे में सरकारी योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों की प्रगति का आकलन और किसानों से बातचीत करेंगे, जबकि उद्धव किसानों की स्थिति जानने के लिए मराठवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। शिंदे गुट के सीनियर नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले ही विदर्भ में बाढ़ से काफी हालात खराब हो गए थे, जिसको लेकर सरकार के कई अधूरे प्रोजेक्ट हैं, जिनकी एकनाथ शिंदे खुद निगरानी करना चाहते हैं। हालांकि शिंदे का विदर्भ दौरा आने वाले स्थानीय चुनावों की पृष्ठभूमि से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मराठवाड़ा में बाढ़ से हालात काफी खराब हो गए थे। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने भी मराठवाड़ा का दौरा करने का फैसला किया है। खबर है कि ठाकरे इस दौरे पर पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे। ठाकरे इस दौरे पर छोटी छोटी जनसभाएं भी कर सकते हैं। दोनों नेताओं के समानांतर दौरे से राज्य की राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। शिंदे बनाम ठाकरे शिवसेना की नई जंग का मैदान भी अब सज चुका है, यानी मराठवाड़ा में दोनों नेता आमने सामने होने वाले हैं। इससे पहले भी उद्धव और एकनाथ शिंदे की कई मौकों पर आमने सामने से जो कहे कि एक टक्कर देखी गई है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज किया। लेकिन ये पहली बार होगा जब दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए फिर से एक दूसरे को चुनौती देते नजर आएंगे। खबरों में आप बात करते हैं ठाकरे परिवार की। मुंबई के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा ठाकरे परिवार की हो रही है। राजनीति में कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पिछले 4 महीनों में 9 बार आमने सामने आ चुके हैं। इन मुलाकातों से न सिर्फ राजनीतिक पंडितों ने चौंकाया है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलें भी तेज है। पहली मुलाकात 5 जुलाई को ही, जब दोनों भाई मराठी भाषा पर एक ही मंच पर नजर आए। इसके बाद 27 जुलाई को राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री जाकर उन्हें बधाई दी और उनके रिश्तों में नई गर्माहट लौटने के संकेत मिले। इसके बाद 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ राज ठाकरे के शिव तीर्थ घर पहुंचे और गणेश दर्शन किए। ये 2 दशकों के बाद हुआ जब दोनों परिवार एक ही छत के नीचे धार्मिक मौके पर एक साथ नजर आए। 10 सितंबर को उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ दोबारा शिव तीर्थ पहुंचे। वहीं 5 अक्टूबर को संजय राउत के पोते के नामकरण के मौके पर ठाकरे परिवार एक बार फिर एक साथ देखा गया। कार्यक्रम के बाद राज ठाकरे मातोश्री भी पहुंचे। 12 अक्टूबर को राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ मातोश्री पर भोजन यानी कि पारिवारिक डिनर के लिए पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद 17 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे ने मनसे के दीप उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें पूरा ठाकरे परिवार मौजूद रहा। 22 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मां के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने शिव तीर्थ पहुंचे और अब 23 अक्टूबर यानी भाई दूज के मौके पर भी ठाकरे परिवार फिर से एक साथ नजर आया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर जाकर त्योहार मना रहे हैं और राज ठाकरे अपनी बहन जयवंती के साथ भाई दूज मना रहे हैं, जबकि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे की बेटी मिताली ठाकरे के साथ ये परंपरा निभा रहे हैं। इन लगातार मुलाकातों ने संकेत दिया है कि ठाकरे परिवार में बरसों की दूरियां अब प्यार में बदल चुकी हैं और शायद महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लेकिन इन सब को लेकर अभी तक ना तो उद्धव ठाकरे की तरफ से और ना ही राज ठाकरे की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ है कि बीएमसी चुनाव ये दोनों साथ में लड़ेंगे। लेकिन इनके नेता जरूर कह रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बीएमसी चुनाव मिलकर साथ लड़ने वाले हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से नाता तोड़ने का मन बना लिया है। बस उसका ऐलान होना बाकी है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं वारिस पठान के बयान की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया। इस घोषणा के तहत सीएम के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के लिए वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को चुना गया और इसके बाद एआईएमआई ने महागठबंधन पर हमला किया है। एआईएमआईएम ने डिप्टी सीएम चेहरे को लेकर कड़े तंज कसे हैं
और सवाल उठाया है, क्या सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है? AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि महागठबंधन की ये चाल उनकी कूटनीतिक नियत को उजागर करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद महागठबंधन में एक भी मुस्लिम चेहरा डिप्टी सीएम के लिए क्यों नहीं चुना गया। वारिस पठान का कहना है कि सिर्फ 2% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है और 19% वाले मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ये भी जोड़ते हुए कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए हैं या उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। ये सवाल गंभीर है। आरजेडी और महागठबंधन ने साफ किया है कि ये चुनाव बिहार में विकास, भ्रष्टाचार और न्याय की लड़ाई है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाना महागठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा है, जबकि मुकेश सैनी का डिप्टी सीएम चेहरा बनाने का फैसला वीआईपी के दबाव और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। वारिस पठान ने यह भी कहा कि AIMIM बिहार में न्याय और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है और उनकी पार्टी कई उम्मीदवारों को विधानसभा में भेजकर अपनी ताकत दिखाएगी। साथ ही उन्होंने बयान दिया और कहा कि जनता को यह देखना चाहिए कि राज्य में किस तरह अन्याय और असमानता हो रही है। AIMIM का यह भी कहना है कि उन्हें महागठबंधन के साथ सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह के फैसले से उनके विश्वास में दरार आई है। पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और मुस्लिम समुदाय की वास्तविक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहेगी। यानी वो इस तरह से अपने अभियान की जो कहें उसे और तेज करने वाली है। ओवैसी इस बार सीमांचल में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसका मुजाहरा महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।